सवाल हमारे पास है और सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए और डायग्राम के साथ साथ ऑप्शंस भी देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन कहता है कि सर्किट शोन इन फिगर स्विच S1 was closed for long time. Switch S1 was closed for a long time and switch S2 was open. यहां पे बात इन्होंने खत्म करी है, एक सेंटेंस खत्म किया है। तो स्विच S1 कहां है? वो रहा S1, इसको क्लोज कर दिया गया था और इसको ओपन रखा रहने दिया। एंड नाउ द स्विच S1 is opened and S2 is closed at t is equals to 0 till the system attains the steady state. आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है S2 से और टोटल हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर R2 रेजिस्टर से कितना हीट डिसिपेट हुआ है, ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनिशियल कंडीशन को बना रहा हूं जहां पे S1 जो था वो क्लोज था, S2 जो था ओपन था। S2 यदि ओपन है तो ये वाला सर्किट हमारे काम का नहीं है, ये वाला सर्किट हमारे किसी काम का नहीं है। यदि S2 ओपन है तो ये सर्किट हमारे काम कर रहा है और ये बहुत टाइम के लिए इसी कंडीशन में रहा है। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, प्लस CV0 और माइनस CV0 के बराबर चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर आ जाएगा। पूरे सिस्टम में अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज जितना पोटेंशियल इसका डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ चुका है। तो ये भी एक बैटरी के बराबर काम कर रहा है। ये कह रहा है करंट इधर घुमाऊंगी, ये कह रहा है कि इधर घुमाऊंगा, तो कोई भी करंट यहाँ पे नहीं फ्लो हो रहा है। तो ये कंडीशन है। अब क्या करते हैं कि हम इस स्विच को ओपन कर देते हैं और इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये वाला जो सर्किट है हमारे पास V0, ये वाला स्विच ओपन है, ये वाला स्विच क्लोज है। तो ये वाला जो पार्ट है बेकार हो चुका है, हमारे पास सिर्फ ये वाला जो सर्किट है ये काम का रहेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ कि जो काम कर रहा है हमारा सर्किट इस समय वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास है कैपेसिटर जिसपे चार्ज है ऑलरेडी CV0 माइनस CV0, इसका कैपेसिटेंस है C। यहाँ पे रेजिस्टर है R2 और यहाँ पे है आपके पास 2V0 और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है जो अनचार्ज है और ये हमारे पास स्विच है S2। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। अब जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा तो होगा क्या बेटा, ये जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी और ये इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी, बिकॉज ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं कि स्टेडी स्टेट में ये पूरा सिस्टम पहुंच चुका है और t = 0 से स्टेडी स्टेट में पहुंचने पर Q0 के बराबर चार्ज यहां से फ्लो हुआ है। यहां से Q0 चार्ज फ्लो हुआ है तो यहां पर Q0 चार्ज और ऐड हो गया होगा, यहाँ पे माइनस Q0 हो चुका होगा और सीरीज में है ये दोनों, तो यहाँ पर भी Q0 के बराबर चार्ज आया होगा। तो मुझे फाइनल चार्जेस पता चल चुके हैं। अब मैं इस पूरे सिस्टम पर स्टेडी स्टेट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं यहां से KVL की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से यहां जो पोटेंशियल का चेंज आया है वो है 2V0 के बराबर। यहां से यहां बिकॉज कोई करंट नहीं है तो ये कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, कोई भी वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा। यहां से यहां बात करें प्लस से माइनस जा रहे हैं कैपेसिटर में, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ CV0 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस C। स्विच का कोई काम नहीं है, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ Q0 डिवाइडेड बाय C। और ये जो है सारे पोटेंशियल में चेंजेस का जो समीशन है, अलजेब्रिक समीशन, वो 0 के बराबर है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से। तो ये हमें मिल चुका है। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स CV0, C को इधर ले आए और ये मिल जाएगा आपके पास CV0 प्लस 2Q। तो एक CV0 से एक CV0 कैंसिल आउट हो गया, तो Q की वैल्यू आपको मिल जाती है, Q0 की वैल्यू आपको मिल जाती है CV0 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो चार्ज फ्लो हुआ है t बराबर 0 से स्टेडी स्टेट में आने पर, तो वो चार्ज कितना है CV0 बाई 2 के बराबर, और वही इस स्विच के द्वारा फ्लो हुआ है। तो हमारा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में देखिए कि चार्ज फ्लोन थ्रू S2 इज CV0 बाई 2, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हमें हीट, ये तो गलत हो गया, हीट के बारे में और पूछा है कि R2 से कितना हीट डिसिपेट होगा। देखिए जितना भी हीट है वो रेजिस्टर के थ्रू ही होने वाला है। यहाँ पे रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है R2 है पूरे सिस्टम का। तो इस पूरे सिस्टम में t बराबर 0 से स्टेडी स्टेट आने तक कितना हीट रिलीज होगा ये मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या है, काम क्या हुआ है कि वर्क डन बाय बैटरी जो हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी दो काम आया है। एक तो कैपेसिटर्स का जो सिस्टम है उसकी एनर्जी को बढ़ाने के काम आया है, डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर्स कैप्स, प्लस हीट की फॉर्म में बाहर निकल गया है, हीट इन R2। तो आप ये कर सकते हैं, हीट की जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा U
सॉरी W माइनस डेल्टा यू, W माइनस डेल्टा यू। W को लिख सकता हूं, बैटरी का वोल्टेज है 2V नॉट और चार्ज कितना फ्लो करवाया है CV नॉट बाई 2 माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी कितनी हो गई है, मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये हमारे पास CV नॉट प्लस Q नॉट है विच इज CV नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा 3CV नॉट बाई 2 इस पर चार्ज, तो Q स्क्वायर बाई 2C कर सकता हूं, Q स्क्वायर बाई 2C कर सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3CV नॉट बाय 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, और फाइनल इसकी एनर्जी कितनी आ चुकी है CV नॉट का स्क्वायर, CV नॉट बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, और इनिशियल जो है एनर्जी इसके पास थी, इसके पास चार्ज कितना था CV नॉट के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा CV नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/2C को कॉमन ले सकते हैं, और 1/2C को यदि कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 9/4, और यहाँ पे CV नॉट C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर को भी आप बाहर निकाल लीजिए, सो इट्स 9/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 10/4, 2.5 माइनस 1 1.5 बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, तो ये सब जो है 3/2 है, 3/2, और C से C चला गया तो आपको मिल जाता है 3V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना है आपके पास बेटा CV नॉट स्क्वायर के बराबर, तो आपको यहाँ से हीट की वैल्यू मिलने वाली है CV नॉट स्क्वायर बाय 4 के बराबर। ये हीट होगा जो जनरेट होगा किसकी वजह से, R2 की वजह से, CV नॉट स्क्वायर बाय 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए जो हैं वो दोनों सही हमारे हो जाएंगे। ठीक बात। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से, अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। So क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि in a Young's double slit experiment, YDSC experiment है, A and B the two slits illuminated by a source of wavelength lambda. A thin glass plate of thickness T and refractive index 2 mu is placed in front of B. If complete arrangement is placed in a medium of refractive index mu, find the fringe width, shift of central maxima. तो दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए हैं। फ्रिंज विड्थ आपसे पूछा गया है कितना होगा, और शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो हमें सिर्फ दो ही सवाल यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की। हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ के बारे में अच्छे से कि आप कोई भी स्लैब लगा लीजिए, यदि हम कोई स्लैब लगाते हैं अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो जो पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है स्क्रीन पर, वो सिर्फ शिफ्ट होता है, उसमें फ्रिंज में कोई भी अंतर नहीं आता है। लेकिन तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि इस स्लैब के रखने से फ्रिंज विड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मीडियम हमने बदल दिया है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं अब म्यू है, तो मैं कह सकता हूं अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लाइट की वो बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ बीटा का, लिख सकता हूँ लैम्डा लैम्डा डैश डी बाई डी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाय म्यू, सो इट्स लैम्डा बाय म्यू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिस इज द न्यू फ्रिंज विड्थ। तो ये किसकी वजह से चेंज आया है, इस पूरे मीडियम की वजह से चेंज आया है, सिर्फ एक स्लैब की वजह से, या यहाँ पे भी मैं कोई स्लैब लगा देता हूं अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कोई भी अंतर फ्रिंज विड्थ में नहीं आता। ठीक है, बस पैटर्न जो है शिफ्ट होता है इस स्लैब की वजह से, तो कोई टेंशन नहीं लेना है।
तो ए वाला पार्ट जो है वो सही हो जाता है, बी वाला पार्ट जो है वो सही नहीं है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो कितना शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास है ये सिचुएशन और यहाँ है हमारे पास स्क्रीन और ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे मैंने बना दी और ये है हमारे पास स्लिट A और ये हमारे पास है स्लिट B। स्लिट B के सामने मैंने एक स्लैब लगाया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 म्यू और इसका थिकनेस है t के बराबर। ठीक बात। ये भी कहा गया है कि यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू के बराबर है। तो मैं कुछ बात यहाँ पे आपको पहले से ही बता देता हूँ कि यहाँ जो मीडियम में इस स्लैब के अंदर जो स्पीड है लाइट की मैं v1 कह देता हूँ और यहाँ जो मीडियम में जो स्पीड है उसे v2 कह देता हूँ। v2 हो जाएगा c बाय म्यू और v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c बाय 2 म्यू के बराबर। ठीक है, स्पीड का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो हम जानते हैं कि यदि स्लैब नहीं होती सिर्फ मीडियम होता तो क्या होता कि सेंटर पर यहां से आने वाली लाइट और यहां से आने वाली लाइट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती और पाथ का डिफरेंस 0 हमें मिलता सेंटर पर और सेंट्रल मैक्सिमा बनता यहां। लेकिन इस स्लैब की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने वाला है, कहीं यहां पर बन रहा होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा का जो पुराना पोजीशन है वहां पर अब पाथ डिफरेंस निकालिए, कितना पाथ डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो चलिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो मैं ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेकर, इसको सी मान लेते हैं, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं एल के बराबर है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, एल के बराबर ही होगा। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है एल होगा, यहां से यहां भी एल होगा। अब ये देखिए बेटा, लाइट जब बी से निकलती है, इस स्लिट बी से लाइट निकलती है तो इस मीडियम में होकर जाती है और एक्स्ट्रा समय लेती है बिकॉज यहां पर जो इसकी स्पीड है वो इस मीडियम की स्पीड से कम हो चुकी है, तो यहां धीरे धीरे चल रही है। तो मुझे इस स्लैब को हटाकर मुझे यहां पर एक्स्ट्रा पाथ, इक्विवेलेंट पाथ जोड़ना होगा जो ये ट्रेवल करती लाइट इतने समय के लिए जितना समय इसने यहां पे बिताया है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं ऐसे कि मान लीजिए कि आप जो है, दुकान है आपकी, ठीक है, आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान पर आपका धंधा चल रहा है, आप बैठे हैं और सामान बेच रहे हैं, लगातार पैसे आते जा रहे हैं, भीड़ मच रही है। एकदम से आपके दोस्त आ जाते हैं पुराने और आप अपनी दुकान छोड़कर अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं। तो जितनी देर में आपने बात की उस देर में कुछ जो कस्टमर थे वो चले गए, उन्होंने सामान नहीं खरीदा। तो आते ही वापस दुकान पर आपके पापा क्या कहेंगे कि तेरे चक्कर में नुकसान हो गया और यदि थोड़ी देर बैठ जाता तो इतने का फायदा हो जाता। तो जो फायदा है, जो हमने बात कही है कि इतनी देर तू टाइम खराब किया, दोस्तों से मिला, उतनी देर में इतना पैसा मिल जाता। तो बिल्कुल सेम बात यहाँ पे है कि जितना टाइम इसने इसमें चला है उतने टाइम में ये इस नॉर्मल मीडियम में कितना डिस्टेंस चल जाता, दैट इज इक्विवेलेंट पाथ, है ना। तो वो हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि t इज द थिकनेस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है इसमें v1 के बराबर विच इज c बाय 2 म्यू। इस टाइम, ये जो है टाइम लगा है इसको पार करने में और इतने टाइम में ही यदि मीडियम में चलता विद स्पीड कितना c बाय म्यू तो ये कितना डिस्टेंस चल जाता। तो मैं कह सकता हूं ये इसका इक्विवेलेंट पाथ आ चुका है। तो ये पाथ है, इसकी जगह में इतना पाथ जोड़ दूंगा प्लस यहां से लेके यहां तक का जो पाथ है वो कितना हो जाएगा, प्लस l माइनस टी में लिख सकता हूं। l तो ये पूरा है, उसमें से t चल लिए हैं तो l माइनस टी में और ऐड कर सकता हूं। स्लैब का पाथ ये रहा और l माइनस टी नॉर्मल मीडियम में चला है। ये पाथ है यहां से यहां तक का, किसका, b से निकलने वाली वेव का पाथ है। अब a से निकलने वाली का पाथ मैं कह सकता हूं कितना है, l के बराबर है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है एट c, डेल्टा x हमें मिल जाता है एट c। तो भाई इसे कैलकुलेट करिए, l से l कैंसिल आउट हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा 2t और यहां बचा है t, तो हमें डेल्टा x मिल जाता है t के बराबर। और हम ये बात जानते हैं कि ये t किसकी वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया है, बिकॉज मीडियम की वजह से तो यहां पर कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं है, इस मीडियम म्यू की वजह से यहां पे कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं है। ये पाथ का डिफरेंस किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया, स्लैब की वजह से। तो मैं समझ गया कि स्लैब का जो पाथ डिफरेंस है वो हमेशा t ही रहने वाला है, हर पोजीशन पर t ही रहने वाला है।
तो मैं मान लूं कि ये नई सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है यहाँ, तो यहाँ पर मैं पाथ का डिफरेंस लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स को लिख सकता हूँ क्या, कि एक तो स्लैब की वजह से कितना आएगा टी, और इन स्लिट्स के एसिमेट्रिक होने की वजह से कितना आएगा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, डी साइन थीटा को, डी साइन थीटा भी लिखिए, डी साइन थीटा, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं y के बराबर है, और हमें दिया भी हुआ है कि ये स्मॉल d जो है बहुत छोटा होता है YDSE में एज कंपेयर टू दिस d, तो मैं साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूं, और टेन थीटा को लिखा जा सकता है y अपॉन कैपिटल D। तो यहां आ जाएगा आपके पास d y अपॉन कैपिटल D, और यहां आ जाएगा t प्लस ये कितना आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा पर 0। ये पूरा का पूरा पाथ डिफरेंस यदि 0 होगा तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, y की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस ऑफ t कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे बन रहा है, और ये बात हमको पहले से पता थी कि ये नीचे की तरफ बनेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा शिफ्ट, यदि आपसे पूछा है शिफ्ट कितना हुआ है तो मैग्नीट्यूड बता देंगे स्मॉल t कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। सो dt बाय d जो है हमारा आंसर होना चाहिए, dt बाय d। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। Uniform semicircular disc of mass m and radius r is suspended from a rigid support at O, so that it can rotate freely in the vertical plane, जिससे vertical plane में rotate कर सके। Initially, disc is released from position shown in figure if t naught is minimum time, after which center of mass of the disc is at lowest position and VCM is the velocity of center of mass of the lowest position. Assuming theta is very small, find the t naught time taken. कितना टाइम लगेगा इस पोजीशन से लोएस्ट पोजीशन में आने में सेंटर ऑफ मास को, और कितनी उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है होने वाली है। तो सवाल कैसा है एक बार मैं आपको समझा देता हूं, सवाल कैसा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क है, मान लीजिए ये एक डिस्क है, इसको आधा मैं मोड़ देता हूं तो ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाती है। एक सेमी सर्कुलर डिस्क हमारे पास है, और सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, इस यहां से जो है 2r बाय पाई डिस्टेंस पे, यहां देखना चाहिए कैमरे में, 2r बाय पाई डिस्टेंस पे इस ज्योमेट्रिकल जो भी इसका डिस्क का सेंटर था, यहां से 2r बाय पाई डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ मास। अब इस डिस्क को ऐसे हिंज कर दिया जाता है, इस वाले पॉइंट से हिंज कर दिया जाता है, और इस डिस्क को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया जाता है एंगल थीटा से। ऐसे ही मैं करके दिखाता हूं, यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दिया है लाइक दिस, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है, और रिलीज कर दिया जाता है यहां से। तो क्या होगा, तो ये जो डिस्क है सेमी सर्कुलर डिस्क, ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगी, इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगी। तो हमें वही निकालना है कि जब ये जो डिस्क है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में चली जाए, बिकॉज इस पोजीशन में ही सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन में है, तो इसका स्पीड सेंटर ऑफ मास का कितना होगा और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा होगा। तो ये दो बातें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है और उसको किसी पॉइंट से हिंज कर दिया जाता है, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mgd। इसको फिजिकल पेंडुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिकल पेंडुलम। सबने पढ़ा ही होगा, ये फॉर्मूला आता ही है। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और D होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो ये हमें पता चल जाएगी, ये हमें पता चल जाएगी, तो टाइम पीरियड मुझे पता चल जाएगा। तो निकाल लेते हैं टाइम पीरियड इसका, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इसके अबाउट, मास m है, रेडियस r है, तो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m g d, d इज द सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस सेंटर से, विच इज 2r बाय पाई, तो आ जाएगा आपके पास से 2r, नो 2r बाय 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई। मैंने समझाते टाइम 2r अपॉन पाई बोल दिया था क्या? तो गलती माफ करना, 4r अपॉन 3 पाई होता है। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा, m से m चला गया, so it's 3 pi r divided by 8, 3 pi rg, ये आ जाएगा 3 pi, आज गलतियां हो रही हैं, 3 pi divided by 4g है ना, तो नीचे आएगा g,
8g, 3 पाई r डिवाइडेड बाय 8g, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 पाई। ये हमारे पास है टाइम पीरियड इस फिजिकल पेंडुलम के ऑसिलेशन का। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि बेटा यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रखा है थीटा नॉट, और यहाँ से ये मीन पोजीशन पे इसको ले जाया जा रहा है जहां पे सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन पे होगा। तो मैं कह सकता हूं एक्सट्रीम पोजीशन से पहली बार मीन पोजीशन में आने का जो टाइम होता है वो कैपिटल T/4 होता है, टाइम पीरियड बाय 4। तो इसका बाय 4 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा π/2 √of 3 पाई r डिवाइडेड बाय 8g। तो ये आपको मिल जाता है टाइम टेकन जो आपसे पूछा गया है π/2 3 पाई r बाय 8g, 3 पाई r बाय 8g। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है सही। अब आपसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी जब ये लोएस्ट पोजीशन पे होगी डिस्क। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है, या आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास जो डिस्क है कुछ ऐसे है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, राइट। ये इस परपेंडिकुलर लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ये जो डिस्टेंस है 4r/3 पाई, इसको मैं स्मॉल r कह देता हूँ अभी के लिए। और लोएस्ट पोजीशन में क्या होगा कि ये डिस्क इस तरीके से दिख रही होगी आपको, और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, और ये हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस r। तो ये r है, थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी r cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस है r के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि शिफ्ट कितना है, कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में शिफ्ट कितना है, r1 माइनस cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। सो mgr1 माइनस cos थीटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, और कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है जिसका वर्क डन आ रहा हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू I ओमेगा स्क्वायर mr²/2 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे इसकी स्पीड जो है इस तरफ है vcom के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है r के बराबर है। तो मैं यहाँ से ओमेगा निकाल सकता हूँ कि vcom जो है वो r ओमेगा के बराबर है। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी vcom का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो इट विल बी v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, m उड़ा सकते हैं, यहाँ से m उड़ा सकते हैं। ये r स्क्वायर है, यहाँ पे r है, तो इसे r³ लिख सकते हैं, इट्स r³। और यहाँ पे है g 1 माइनस cos थीटा, और ये 2 और 2 4, और दिस इज 4। नीचे r स्क्वायर है एक, और ये v स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब v जो है दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू 4r/3 पाई हमें लिखनी है, तो आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये आपका लिख दीजिए 4 इंटू 4 16 64, और यहाँ आ जाएगा आपके पास r³ डिवाइडेड बाय 3 पाई, 3 × 9 = 27 π³ को यहाँ मिलेगा, एंड यू विल गेट g एंड दिस इज 1 माइनस cos थीटा। और ये सब जो है स्क्वायर रूट में है, जो बाहर निकल सकता है निकाल दीजिए। ये 64 बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा, यहाँ से आप 9 हटा दीजिए तो बन जाएगा ये 3, और पाई हटाना चाहते हैं क्या, पाई हटाना चाहते हैं क्या, नहीं दिया है पाई बाहर ऑप्शंस के हिसाब से। तो ये आपको मिल जाता है बेटा 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे है 4r, नीचे r स्क्वायर तो भूल ही गए, तो r स्क्वायर से 2 पावर चली जाएंगी, इट्स gr स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा π³ एंड दिस इज 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड मिलने वाली है 8/3, चेक कर लीजिए 8/3। और अंदर है, अच्छा यहाँ पे कुछ और मसला भी है, क्या मसला रह गया यहाँ पे, 4 यहाँ आ जाएगा gr, और दिस विल बी 4r/3 पाई, 4 × 16 64 एंड 64 इंटू 4। अच्छा ठीक है, यहाँ से 2 और बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 16 बन जाएगा, ये 4 हट जाएगा, और gr स्क्वायर, r एक पावर बचेगी, 2 पावर क्यों लिखी है, तो g इंटू r 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 π³। तो ये सी ऑप्शन जो है ये मैच कर जाता है, ए और सी जो है हमारे करेक्ट ऑप्शंस होने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, और आप ये डायग्राम देख सकते हैं,
और ये सवाल देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट मोमेंटम p वेक्टर अलोंग लाइन mn एज शोन इन फिगर। तो लाइन हमारे पास है m और n, mn लाइन है। यहाँ पे जो है p वेक्टर जो है इसका लीनियर मोमेंटम है। आगे क्या कहते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर से रिलेटेड है, तीसरा एंगुलर मोमेंटम, चौथा भी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के 4 सवाल पूछे गए हैं। So angular momentum of the particle of any point on the line mn is 0। तो mn लाइन पर कोई भी मैं पॉइंट लेता हूं, यहां 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 यहां, वहां से जब भी मैं r वेक्टर खींचूंगा तो r वेक्टर या तो p वेक्टर के पैरेलल होगा या r वेक्टर p वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकता हूं r वेक्टर जो है, हम जानते हैं कि टॉर्क होता है r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है l वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड में हमें मिलता है sin थीटा, साइन 0 या साइन 180 जो है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब 0 ही होगा एंगुलर मोमेंटम mn लाइन पर किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक, अब बी ऑप्शन की बात करें, फॉर एनी रेफरेंस पॉइंट ऑन द लाइन AB लाइन पर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है। अब ये चेक कर लेते हैं बेटा, AB लाइन पर कोई भी पॉइंट है, यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पार्टिकल जो है मान लिया यहां पर है, r वेक्टर जो है कुछ इस तरीके से आएगा, r वेक्टर इस तरीके से आएगा, r क्रॉस p की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। और मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड होता है rp जो है rp sin थीटा, या लिख सकता हूं मैं r परपेंडिकुलर इनटू p, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखना बेटा, कोई भी आप r वेक्टर ले लीजिए, कोई भी r वेक्टर ले लीजिए, लेकिन r परपेंडिकुलर जो है वो यही डिस्टेंस मिलने वाली है। r परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। तो मैं कह सकता हूं ये वाली चीज जो है कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ ही है, हर समय बाहर की तरफ ही है इसका डायरेक्शन, कभी भी देख लीजिए। तो मैं कह सकता हूं कि AB लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका उन पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में A और B दोनों सही हैं। For any reference point in xy plane in third quadrant, angular momentum vector of the particle is in positive z direction। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं। तो इस पॉइंट से यदि मैं कोई भी r वेक्टर बनाता हूं, मान लीजिए ऐसे बनाता हूं, r वेक्टर ऐसे, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी मैं वेक्टर बनाऊंगा तो हमेशा r क्रॉस p जो है, r क्रॉस p इनको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, r क्रॉस p निकालूंगा, r क्रॉस p हमेशा बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ से r वेक्टर बनाएंगे तो हमेशा ही r क्रॉस p जो है बाहर की तरफ आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन क्या कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो नेगेटिव z में आएगा, विच इज नॉट करेक्ट। तो A, B और C तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। आंसर इसका ABC होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जो है आप इसे पॉज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए और फिर इसे रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखें। अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल से D डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है एक चार्ज Q। A point P is taken inside the shell at a distance B from the point charge as shown. If Vp, Vs are the electric potential at P and shell respectively, and Ep is the electric field strength of electric field at point P due to induced charge on shell, then we have to find the value of Vs, Vp, Ep के बारे में हमें बताना है ये कितनी कितनी वैल्यूज इनकी होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन क्वांटिटी हमारे पास है। Vp का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। Vs का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट शेल। एट शेल का मतलब शेल की सरफेस पर कितना पोटेंशियल है। Ep जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन शेल। शेल के ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ है उसकी वजह से कितना फील्ड होगा। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पे यदि चार्ज पॉजिटिव में मान लेता हूं इसको, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाने वाला है। और क्योंकि नेट चार्ज शेल पर 0 के बराबर है तो कभी भी कोई भी नेट चार्ज इसके ऊपर नहीं आ सकता अनलेस वी सप्लाई सम चार्ज टू इट। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है
तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ होगा। तो यहां जो है पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे इंड्यूस हो जाता है। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम नहीं बता सकते कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे टोटल चार्ज इस शेल के ऊपर 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि Q इंड्यूस्ड सम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इंड्यूस्ड सम नेगेटिव चार्ज, और ये जो है इनका समेशन कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, विच इज नेट चार्ज ऑन द शेल। अच्छा, अब यदि मैं बात करूं पॉइंट O की बात करूं विच इज द सेंटर ऑफ द शेल, तो यहां पर पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, पोटेंशियल एक इसकी वजह से यहां पर होगा और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पर होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू द आउटर चार्ज, या कह सकते हैं कि प्लस Q की वजह से। देखिए बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो मैं लिखूंगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है KQ डिवाइडेड बाय R, और यहां इस नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल लिखूंगा मैं Q नेगेटिव डिवाइडेड बाय R। तो आप ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे Q इंड्यूस्ड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस Q इंड्यूस्ड विच इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय R, और इस बाहर जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से यहां पर मैं बता सकता हूं पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैपिटल Q डिवाइडेड बाय D। तो आप देखिए बेटा, ये मैं K बाय R को कॉमन ले लेता हूं, तो आपको बचेगा अंदर Q इंड्यूस्ड पॉजिटिव और Q इंड्यूस्ड नेगेटिव, और जिसका समेशन कितना है, 0 के बराबर है। तो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपको यहाँ पे मिल जाता है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय D। तो ये बात मैं बड़े आसानी से कह सकता हूं। अब दूसरी बात ये है कि शेल के अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल जो है पूरे इस मटेरियल, इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शेल के अंदर हर जगह कांस्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। बाहर की चार्ज की वजह से जो है वो अंदर का जो है कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिसे कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज सेंटर पे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इक्विपोटेंशियल जो है पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस शेल के अंदर होंगे उन शेल के ऊपर जो पोटेंशियल है वो बराबर होने वाला है, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे यहाँ पे निकाले, 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 हर जगह पोटेंशियल जो है बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट ऑन दिस शेल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो पोटेंशियल O पर है वही पोटेंशियल P पर होने वाला है, और जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, KQ बाय D के बराबर। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, अच्छा एक चीज और, सरफेस पर भी सेम पोटेंशियल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V नेट ऑन सरफेस पर भी सेम पोटेंशियल होगा। सो VP की वैल्यू जो है वो VS के बराबर है इज इक्वल टू VO के बराबर है, और इसकी वैल्यू KQ बाय D के बराबर है। तो A और B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। एक बात और, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, 0 के बराबर है। तो मैं ये बात भी कह सकता हूं कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो 0 के बराबर है, लेकिन EP जो है दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। तो भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्यों 0 है? बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dx। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब यदि पोटेंशियल में चेंज 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर हर एक पॉइंट पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या तो ये दोनों इंडिविजुअल तरीके से 0 हो, लेकिन हम जानते हैं कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नॉन जीरो है, 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये एक नॉन जीरो चार्ज है, नॉन जीरो डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों नॉन जीरो हैं, तब भी इनका समेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब जो है E प्लस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। इसका मतलब EP जो है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज विच इज नॉन जीरो। तो D ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसका आंसर आ जाएगा A, B और D के बराबर। ठीक बात।